गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, क्लास 9th। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशन की डिस्कवरी जो है न्यूटन ने की थी। आइजैक न्यूटन को सर की उपाधि इस ग्रेविटेशन लॉ के लिए दिया गया और इन्होंने ये चीज़ बताया, बहुत सी मजेदार बातों को इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया अपने इस लॉ में। ध्यान से समझिएगा और ये एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरी आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाए और आप आगे की लर्निंग को जारी रखिए। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अदरवाइज आपको किसी भी टाइप्स की कोई दिक्कत होती है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया, बात अगर नहीं समझ में आती है, तो आप बेहिचक आप क्या कर लेंगे कि उसको कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। ठीक है, तो बच्चा लिस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इस बारे में समझते हैं। देखिए इसने क्या बताया भाई, तो इसने बोला कि इट इज स्टेट दैट, ठीक है, लॉ के बारे में बात कर रहा है। इट इज स्टेट दैट एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, हर एक की बात कर रहा है कि जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, यानी स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, पेड़ पौधे, ये सब जितनी भी टर्म हैं, हर एक के बारे में बात कर रहा है कि दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स। तो यह क्या करता है कि हर एक बॉडी जो है एक फोर्स के जरिए क्या है, जुड़ी हुई है, which is directly proportional to, ध्यान दीजिएगा, which is directly proportional to the product of their masses, जो उसके मास के प्रोडक्ट्स के, यानी अगर आप बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये दो बॉडी है, दो बॉडी है और ये दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या किया है, फोर्स द्वारा जुड़ा हुआ है, ये चीज कह रहा है। और इस बॉडी का जो मास, एक मास m1 और एक मास m2 है, इन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ध्यान से बात को समझना, ये क्या कह रहा है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है देयर सेंटर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स along the line joined between particles। मतलब इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइंस है ना, ये तो इनके सेंटर्स को जो जोड़ने वाली लाइंस है, इसके along क्या करता है, ये फोर्स लगता है। इस बात को न्यूटन ने क्या किया, बताया। ऑब्जेक्ट कैसे है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो कि इस यहाँ पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रख लिया जाता, तो ये बॉडी इसके साथ इस तरह से ज्वाइंट होती, यानी इसके ऊपर फोर्स लगाता, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता। इसी बात को न्यूटन ने बोला कि भाई दोनों बॉडी जो है, दोनों लाइनों को जोड़ने वाली, दोनों बॉडी को जोड़ने वाली जो लाइन है, उसी के अलोंग जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब ये न्यूटन की बात समझ में आ गई। इसने क्या बोला भाई कि व्हेन टू बॉडी, तो जब इसने क्या बोला कि एवरी बॉडी जो है, जितनी भी संसार की बॉडी है, हर एक बॉडी क्या करती है, फोर्स अप्लाइड करती है, ठीक है, या फिर एक दूसरे के फोर्स के द्वारा क्या की गई है, जुड़ी हुई है। अब वो फोर्स की बात क्या कर रहा है, तो फोर्स के लिए बोल रहा है कि विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर मासेस।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ये प्रोडक्ट वर्ड छूटेगा नहीं, इस प्रोडक्ट को ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन से है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन देयर सेंटर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इज along the line joined between these particles, between the particles, उन दोनों पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म समझिएगा, क्या चीज है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। द मैग्नीट्यूड का मतलब किसकी बात कर रहा है भाई, कि जो फोर्स हम ले रहे हैं वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो इस बात को समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, कि वो फोर्स की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। वो क्या बात कर रहा है, तो बोल रहा है कि फोर्स इज, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स F दैट टू पार्टिकल ऑफ मासेस m1 एंड m2। मतलब कि यहाँ पे दो पार्टिकल हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, और दो पार्टिकल का मास, एक का मास m1 और दूसरे का मास m2 है, एंड सेपरेटेड, ध्यान से समझिएगा, m2 सेपरेटेड बाय और डिस्टेंस r, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है भाई, r हो गया, ध्यान दीजिएगा। और इसके एलोंग जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या लग रहा है भाई, तो फोर्स हो गया F। फोर्स क्या हो गया, F हो गया। डिस्टेंस एग्जैक्ट ऑन ईच अदर, एग्जैक्ट ऑन ईच अदर गिवन बाय F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। तो इसने बोला कि इसके स्टेटमेंट की बात हो गई। इसने बोला क्या चीज भाई, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, या इन दोनों को अगर सेपरेट कर देते हैं बेटा तो हो जाता है क्या चीज, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 बाई r स्क्वायर, या F इज इक्वल टू G m1 into m2 बाई r स्क्वायर। इसको किसने बताया, न्यूटन ने। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बेसिकली इसने, इसी को बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यहां पे जब हमने प्रोपोर्शनल मास को हटाया तो हमने क्या लगा दिया, एक जी सिंबल लगा दिया, और इस जी को क्या बोलते हैं बेटा, वेयर जी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट it is also called gravitational constant। क्या चीज, इसको ये भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं भाई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखेंगे। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, तो इसकी वैल्यू की बात करते हैं, जी के वैल्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, द स्टार पॉइंट्स ध्यान से, द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो होता है वैल्यू ऑफ जी होता है। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये क्या है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है।
जो कभी भी बदलता नहीं है। इस बात को एकदम क्या रखेंगे बेटा, ध्यान में रखेंगे। ओके, यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसको आप क्या रखेंगे, याद करके रखेंगे कि ये क्या चीज होता है। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक बात आपको समझ में आया बेटा, क्या चीज, तो हमें ये देखने को मिल रहा है ना, क्या चीज, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, आप एक बात समझो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बता रहा है क्या चीज, कि वो मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। मीडियम चाहे कोई भी हो, अगर बेटा अगर बात करूं यहाँ पे ध्यान देना कि ये दो बॉडी है और दोनों बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा है, तो इसके बीच में कोई भी मीडियम, जैसे अगर मान लो सपोज कर लिया कि यहाँ पे कोई मीडियम भरा होता, कोई मीडियम भरा होता, तो मीडियम का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मीडियम। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और दूसरी बात क्या है कि और क्या चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा भाई, तो और क्या चीज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, तो ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके बाद ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता है, तो शेप साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्या चीज भाई, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज। ठीक है, ये शेप साइज के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि भाई बॉडी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि उस बॉडी का मास कितना है, इसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करता है। ओके, आई होप आपको अभी इतनी सारी बातें समझ में आया होगा, इसमें किसी टाइप्स की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हम आगे बात करते हैं छोटे से इसके ऊपर न्यूमेरिकल की बात करते हैं, कुछ और बातें करते हैं, तो इसको मैं मिटाता हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चे, तो और क्या होता है इसमें, इस बात को भी समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि भाई ये मास के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और क्या चीज होती है, जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि भाई दो बॉडी है, एक बॉडी M1 है जिसका मास कितना है 10 kg है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास कितना है भाई 5 kg है, यानी M1 M2। आपसे क्या देख कि टू बॉडी ऑफ मास M1 एंड M2 इज 10 kg एंड 5 kg आर सेपरेटेड एट 5 मीटर पर 5 मीटर, सेपरेटेड एट 5 मीटर, यानी आर की वैल्यू आपको 5 मीटर दे दिया, तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, तो आप बोलोगे कि F इज इक्वल टू जी M1 इंटू M2 बाई क्या होता है R स्क्वायर होता है। सर ने हमको बताया है कि G इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसके अंदर सारी वैल्यू को भर देते हैं, यानी 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 10 इंटू 5 बाई क्या होता है बेटा 5 स्क्वायर, या F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। ठीक है, ये हो गया 50 बाई कितना हो गया भाई 25, 5 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे 25 हो गया,
तो F इज इक्वल टू यहाँ पे 7 दूना के 14, 6 दूनी के 12, 1 13 हो गया, 6 दूनी के 12, 1 13, यानी 13.34 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन। इतना क्या है, सॉरी इतना न्यूटन का क्या लगता है इसके ऊपर फोर्स लगता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मतलब इसी फार्मूले को अगर हम राइट करें बेटा, एक स्टार पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि F इज इक्वल टू आपने पास है F इक्वल टू G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अगर हमें क्या करनी हो, R की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, या आर सॉरी यहाँ पे F लिखेंगे, जो क्या होगा कि यहाँ पे अंडर रूट G m1 m2 बाई F हो गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप एक छोटा सा क्वेश्चन समझो, क्या चीज है भाई, एक छोटा क्वेश्चन हम लोग कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको दे दिया कि फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, बॉडी ऑफ मास जो है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू क्या है 2 kg है। कितना है बेटा, 2 kg है। तो इस पेज को सेपरेट कितने डिस्टेंस पे किया जाए, तो आप क्या लिखोगे, r इक्वल टू अंडर रूट G m1 m2 बाई आर एफ, ये हो गया। सो r इक्वल टू अंडर रूट G यानी 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 2 इंटू 2, क्यों 2 इंटू 2 का मतलब क्या है, दोनों का मास सेम है, तब भाई बाई 100, बाई कितना हो गया 100। तो r इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये हो गया क्या चीज 4, ध्यान से देखिए 6.67 इंटू 4 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, तो 10 पावर क्या होगा ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 पावर माइनस 13। इतना मीटर आप कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर लीजिए इसका रूट निकाल दीजिए, आंसर आपको क्या होगा मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और क्या केस मिल सकती है भाई, इसके अंदर कुछ और बातों को ध्यान से समझते हैं। जैसे F इज इक्वल टू हो गया G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और मिल जाए इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, मतलब दो बॉडी अगर सिमिलर मिले तब उस केस में F इक्वल टू G m बाई आर का होल स्क्वायर डायरेक्टली फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है, क्या लगते हैं डायरेक्टली फार्मूला लगा देते हैं। और यहाँ पे अगर क्या हो जाए बेटा, इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg एंड r इक्वल टू क्या हो जाए 1 मीटर, तो डायरेक्टली आप F इक्वल टू क्या लिख सकते हो, G लिख सकते हो। क्या लिखोगे, F इक्वल टू G, मतलब कि when unit mass of two bodies are separated 1 meter distance, then force is equal to the gravitational constant। तब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होता है। इतने टाइप से क्वेश्चन आपको क्या किए जा सकते हैं भाई, पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी, और वंस अगेन आप तो वीडियो को जरूर से लाइक करिए। ओके, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।